इसके इनेक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट कब हुई थी? 1930 में। और ये 1930 का तीसरा एक्ट था जो उस टाइम पे इनेक्ट और एनफोर्स हुआ था। इसके इनेक्टमेंट डेट कौन सी है? 15 मार्च 1930 और एनफोर्समेंट डेट कौन सी है? 1 जुलाई 1930। और ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? गुड्स क्या होती है? वैसे अगर हम पूछे तो गुड्स क्या है? गुड्स मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, तो उनकी सेल के रिलेटिंग जो भी हमें प्रोविजन चाहिए वो हमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट से मिलेगी। इसमें टोटल 7 चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर्स हैं और 66 सेक्शंस हैं। और इसका जो चैप्टर फर्स्ट है वो प्रीलिमिनरी पार्ट से डील कर रहा है। ये क्या कह रहा है कि एक्ट को क्या कहेंगे? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है। जो पहले लिखा होता था एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंगली उस चीज को रिपील कर दिया गया है। अब ये एक्ट होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है। और एनफोर्समेंट डेट क्या है? 1 जुलाई 1930। इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज यहाँ पे हम डेफिनेशन क्लोज की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेशन क्लोज में टोटल 15 डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन है बायर, जो कि इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। बायर कौन होता है? जो गुड्स को बाय कर रहा है या फिर वो एग्री कर रहा है कि मैंने बाय करनी। दूसरा क्या है? डिलीवरी इसका मतलब है वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। तो ये जो चीज है वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, ये डिलीवरी का मीनिंग है। यहां से टी का क्वेश्चन आ सकता है। गुड्स are said to be in deliverable state when they are in such a condition that buyer is bound to take delivery of them। तो ये चीज क्या है? डिलीवरेबल स्टेट क्या होगी? जिसमें बायर बाउंड हो जाता है कि उसने उनकी डिलीवरी लेनी ही लेनी है, मतलब उसने पोजेशन अपनी तरफ लेना ही लेना है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, फॉर फिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट। मतलब कि ये क्या है? ये है कि हमारे पास टाइटल ऑफ गुड्स है, उस चीज के लिए एक हमारे पास कोई भी, जैसे हम कुछ खरीद के लेके आते हैं तो हमारे पास उसका बिल होता है ना। कुछ मूवेबल चीजें होती हैं, मान लीजिए आपने कोई एसी खरीदा, एसी पे तो आपका नाम नहीं आएगा, लेकिन आपके पास उस एसी का बिल होता है। तो ये चीज एक तरीके से वही है। तो इसमें ये सारी चीजें कवर होती हैं। वारंट और ऑर्डर फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स, एनी अदर डॉक्यूमेंट यूज्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज प्रूफ ऑफ पोजेशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स। भाई कि कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि ये शो करता है भाई आपके पास उस चीज का पोजेशन है, उसका कंट्रोल है। Authorizing or purporting to authorize either by endorsement or by delivery the possessor of the document to transfer or receive goods thereby represented। ठीक है। नेक्स्ट है फॉल्ट। फॉल्ट की डेफिनेशन 2 + 5 में दी गई है। फॉल्ट मीन्स wrongful act और डिफॉल्ट। ये सभी कुछ ये हमने जो टर्म्स हैं, ठीक है, ये देखनी है क्योंकि इनमें से ही प्री का क्वेश्चन आता है। डिलीवरेबल स्टेट की बायर बाउंड है टू टेक डिलीवरी ऑफ देम, डिलीवरी का वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, बायर का हु बायर्स और एग्रीज टू बाय गुड्स। तो ये चीजें प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इनको प्लीज ध्यान में रखिए। 2 + 6 क्या कहता है? फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स कौन सी होती हैं? मैंने आपको पहले बताया कि गुड्स जो अभी फॉर द टाइम बीइंग मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास ऑर्डर आ रहा है तो मैं उन चीजों को मैन्युफैक्चर करूंगी या प्रोड्यूस करूंगी। तो जो चीज इन एग्जिस्टेंस नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं इन फ्यूचर उनको तैयार करूंगी, तो वो चीजें क्या हो गई? फ्यूचर गुड्स। गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। अब
मैं सिर्फ तैयार करने की बात ही नहीं कर रही हूँ, इसमें यहाँ पे जो सेक्शन 2 clause 6 है, इसमें ये भी है कि मान लीजिए मैं उसको बाद में एक्वायर कर रही हूँ, बाद में हो सकता है वो मेरे पास चीज नहीं है लेकिन मैं उसको खरीद रही हूँ। मान लीजिए मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आपको एक पर्टिकुलर डेट को कुछ चीजें आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, मैं उसकी मैन्युफैक्चरर भी नहीं हूँ, मैं उसकी प्रोड्यूसर भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि फिर उन चीजों को मैं बाजार से बाय करूंगी और मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो अब यहाँ पे मैं उन चीजों को इन फ्यूचर एक्वायर करने जा रही हूँ, तो वो चीजें क्या हो गई, फ्यूचर। और सबसे इम्पोर्टेंट गुड्स, क्योंकि अगर हमें पता होगा कि गुड्स क्या है तभी हम उनकी सेल की बात करेंगे। तो गुड्स पहले चीज तो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, तो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसमें एक्शनेबल क्लेम्स कवर नहीं होते, मनी कवर नहीं होती, बट इसमें स्टॉक्स, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास या थिंग्स जो कि लैंड से अटैच्ड हैं या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड है, लेकिन जो अटैच टू लैंड होते हैं वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, तो वे गुड्स की डेफिनेशन में कैसे आ गए। लेकिन हमने जिस टाइम एग्रीमेंट किया, हमने ये भी एग्रीमेंट कर दिया कि ठीक है वो अटैच है, लेकिन हम सेल से पहले पहले उनको अलग कर देंगे जमीन से, तो वो चीजें क्या बन जाएंगी, गुड्स। मान लीजिए मेरे पास एक जमीन है, उसमें मेरे पास 10 पेड़ लगे हुए हैं। अगर हमें पेड़ों की बात करूं तो वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, लेकिन मैंने बात की कि मैं इनकी लकड़ी आपको प्रोवाइड करूंगी एक पर्टिकुलर डेट को, तो लकड़ी कैसे मिलेगी मुझे, अगर मैं उनको काटूंगी तभी मिलेगी। जिस टाइम पे मैंने एग्रीमेंट कर लिया कि मैं ये लकड़ी आपको काट के दे दूंगी, तो उसी टाइम वो चीज, वो पेड़ क्या बन गए, मूवेबल। ठीक है, नेक्स्ट है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है, इंसॉल्वेंट पर्सन वो पर्सन होता है जो कि अपने डेट्स पे ना कर पाए, और कहाँ पे ना पे कर पाए, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, या फिर अपने डेट्स को किसी भी तरीके से पे ना कर पाए जब वो ड्यू हो जाते हैं, तो चाहे उसने एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी कमिट किया है चाहे नहीं किया है, तो वो इंसॉल्वेंट कंसीडर किया जाएगा। मतलब अपने बिजनेस में, या अगर उसके डेट्स पे ड्यू हो रहे हैं लेकिन वो पे नहीं कर पा रहा, तो वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है मर्केंटाइल एजेंट, वो सेक्शन 2 clause 9 में दिया गया है। इसमें ये भी है कि कौन सी प्रोविजन कौन से सेक्शन में दी गई है, हमने ये भी देखना है। मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है, जिसके पास अथॉरिटी होती है बिजनेस के कस्टमरी कोर्स में कि वो चीजों को खरीद भी सकता है, बेच भी सकता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ईदर टू सेल गुड्स और टू कंसाइन गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेल, और टू बाय गुड्स, और टू अब खरीद बेच तो सकता है, साथ में टू रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, तो वो कौन हो गया, मर्केंटाइल एजेंट। सेक्शन 2 clause 10 क्या कह रहा है, प्राइस। प्राइस क्या होता है, प्राइस मनी कंसिडरेशन जो कि फॉर सेल ऑफ गुड्स है, तो यहाँ पे जो प्राइस को इक्वलेंट क्या कहेंगे, मनी कंसिडरेशन। नेक्स्ट 2 clause 11 प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कौन सी होगी, जर्नल प्रॉपर्टी एंड गुड्स एंड नॉट मेयर स्पेशल प्रॉपर्टी। यहाँ पे से भी प्री का क्वेश्चन बनता है कि प्रॉपर्टी कौन सी होती है, वो जर्नल प्रॉपर्टी एंड गुड्स होती है। क्वालिटी ऑफ गुड्स क्या है, देयर स्टेट और कंडीशन। देखिए इसकी सारी की सारी जो डेफिनेशंस हैं उसमें से एक एक प्री का क्वेश्चन बन रहा है, तो सारी डेफिनेशंस को ध्यान से पढ़ते जाना है। सेलर कौन होता है, जो सेल कर रहा है या एग्री टू सेल गुड्स है, और ये कौन कहाँ पे दिया हुआ है, सेक्शन 2 clause 13 में। स्पेसिफिक गुड्स कौन सी होती है, जो कि आइडेंटिफाई की गई है या एग्री की गई है कि यही पर्टिकुलर चीज हमें चाहिए एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो वो चीज क्या होगी, स्पेसिफिक गुड्स। मान लीजिए मेरे गोडाउन में यहाँ पे अलग अलग बंडल्स पड़े हैं, ठीक है, और मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स किया, और मैंने वहां पे जाके स्पेशली मार्क कर दिया कि ये दोनों वाले बंडल मुझे भिजवा दीजिएगा, तो ये मेरी स्पेसिफिक गुड्स।
और नेक्स्ट क्या है, ये जनरल क्लॉज है कि अब जो भी टर्म्स इस एक्ट में डिफाइन नहीं की गई है लेकिन यहाँ पे हमने आगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में उन चीजों को यूज किया, उन टर्म्स को यूज किया, तो उनका मीनिंग हम कहाँ से लेंगे, हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से उनका मीनिंग उठाएंगे। फाइन। सेक्शन 3 क्या कह रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट 9 ऑफ 1872 कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अनरिपील्ड प्रोविजंस हैं अगर वो इस एक्ट के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं है तो वो कहाँ पे अप्लाई होंगी, सेल ऑफ गुड्स। मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अगर कुछ नहीं प्रोवाइड किया गया तो वहां पे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को यूज कर सकते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रोविजंस को हम अगर हम यूज करना भी चाहते हैं तो वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट की जो प्रोविजन स्पेसिफिकली दी गई हैं उनके कॉन्ट्रेरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट है चैप्टर 2। वो किस चीज की बात कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाना है। पहली चीज है सेक्शन 4 सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स है वो वहां पे क्या है, वो सेलर वहां पे एग्री कर रहा है, या तो वो ट्रांसफर कर रहा है या वो एग्री कर रहा है कि मैं कुछ चीजों को बायर को बेच रहा हूं। ठीक है, फॉर अ प्राइस। प्राइस क्या है, मनी कंसिडरेशन। देयर में बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मेरे पास कुछ चीज मैंने और ए और बी ने मिलके एक बुक खरीदी। मान लीजिए उन्होंने क्या किया कि इस बुक के पैसे हम आधे आधे दे देते हैं। ठीक है, उन्होंने खरीद ली। लेटर ऑन ए को लगा कि मुझे ये बुक चाहिए, लेकिन बी के लिए ये चीज यूजफुल थी, तो ए ने क्या किया, जो उसका बुक पे जो जितना राइट था वो उसने बी को बेच दिया। तो अब ये बुक सारी की सारी किसकी बन गई, बी की। तो ये पार्ट ओनर था, उसने अपना पार्ट बी को बेच दिया। या फिर मान लीजिए ये वॉल्यूम्स में आती है बुक, तो एक वॉल्यूम ए ने रख दिया था, एक वॉल्यूम बी ने रख दिया था, और लेटर ऑन ए ने अपना जो वॉल्यूम था वो भी बी को एक मनी कंसिडरेशन के लिए दे दिया। तो अब वहां पे जो जितने भी वॉल्यूम्स है वो सब किसके हुए, वो बी के हुए। तो यहाँ पे ए पार्ट ओनर था या को ओनर था, तो उसने सारे का सारा अपना सेल कर दिया। तो ये किया जा सकता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है। और जहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है सेलर टू बायर, वहां पे जो इमीडिएट प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है वो तो सेल हो गई। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ कि मैं इस चीज को फ्यूचर में दूंगी या कोई कंडीशन है आपने वो पूरी करनी है तभी मैं आपको दूंगी, तो वो चीज क्या हो गई, वो एग्रीमेंट टू सेल हो गई। और एग्रीमेंट टू सेल है वो सेल कब बन जाता है, मान लीजिए मैंने कोई कंडीशन रख दी थी, सामने वाले पर्सन ने वो कंडीशन पूरी कर दी। ठीक है, तो उसी टाइम पे वो चीज क्या बन जाएगी, सेल बन जाएगी। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस वगैरह। तो यहाँ पे भी क्या है कि मैं कह रही हूँ कि आप मुझे ये चीज इतने में खरीदनी है या मैंने बेचनी है, और सामने वाला पर्सन अगर उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो कह रहा है, तो वहां पे क्या हो गया, वो सेल या एग्रीमेंट। कैसे, मान लीजिए ए के पास 10 एसी है, ठीक है, वो उनको बेचना चाह रहा है। उसने क्या किया, बी को अप्रोच किया। बी ने कहा कि ए ने कहा कि मुझे इन 10 एसीज के 2 लाख रुपीज चाहिए। ठीक है, मैं इनको 2 लाख में बेचने को तैयार हूँ। ए जाके बी को कह रहा है कि मुझे आपको ये एसी बेचनी है 2 लाख रुपए में, मेरे पास 10 एसी है। बी कह रहा है यस आई एग्री। ठीक है, तो वो 2 लाख रुपए भी देने को तैयार है,
और उसने मान लिया कि मैं 2 लाख रुपए देके आपसे ये 10 के 10 एसी ले लूंगा, तो अब ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। लेकिन अगर इसमें वो कंडीशन डाल देता कि एसी तो मैं ले लूंगा, लेकिन आपने सारे के सारे एसी एक बार मुझे रिपेयर करवा के देने हैं या सर्विसिंग करवा के देनी है। जिस टाइम तक वो सर्विसिंग नहीं होती उस टाइम तक तो वो एग्रीमेंट टू सेल होती है, लेकिन जिस भी टाइम ए उनकी सर्विस करवा देगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया। अब यहाँ पे ये भी है कि इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स हो सकती है, इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस और डिलीवरी दोनों हो सकता है, या फिर इंस्टॉलमेंट्स में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि बी कह दे कि हाँ जी आप 10 के 10 एसी मुझे पकड़ा दो और मैं आपके साथ के साथ 2 लाख रुपए आपको दे दूंगा। ये भी हो सकता है वो कह दे कि मैं एसीज को उतार रहा हूँ अपने घर से, मैं आपको एसीज देता जाऊंगा, जैसे मैं एक एसी दूंगा आप मुझे 20,000 दे देना, दूसरा एसी दूंगा आप मुझे फिर 20,000 दे देना। तो ये इंस्टॉलमेंट्स पे भी हो सकता है या फिर एक टाइम पे इकट्ठा भी हो सकता है, जैसे पार्टीज आपस में डिसाइड करती हैं ये वैसे ही हो सकता है। और इस चीज को हम इन राइटिंग भी कर सकते हैं या वर्बली भी कर सकते हैं, पार्टली इन राइटिंग पार्टली वर्बली कैसे भी कर सकते हैं, या फिर इम्प्लाइड बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज भी हो सकता है। और नेक्स्ट है सेक्शन 6 एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स। अब एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो एग्जिस्टिंग गुड्स की भी हो सकती है, जो कि वही जो इमीडिएटली मेरे पास है, तो अब ये ओन्ड एंड पोजेस्ड बाय सेलर है, या फिर फ्यूचर गुड्स की भी हो सकती है। और ऐसी गुड्स की भी हो सकती है जिनकी एक्विजिशन किसी कंटीजेंसी पे डिपेंड करती है, या फिर क्या है कि अगर मान लीजिए प्रेजेंट सेल करना चाह रहा हूं मैं फ्यूचर गुड्स, तो वहां पे वो चीज क्या होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं होगी, वो एग्रीमेंट टू सेल होगी। ये चीज मैं पहले आपको कवर करवा चुकी हूँ। सेक्शन 7 क्या है, गुड्स पैरिशिंग बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड इफ द गुड्स। अब क्या है कि अगर हमने कुछ स्पेसिफिक गुड्स को बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन जब मैं कुछ चीज बेच रही थी मुझे नहीं पता था कि वो जो चीज मैं बेचने जा रही हूँ वो पैरिश हो चुकी है या इतनी डैमेज हो चुकी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को मैं पूरा कर ही नहीं पाऊंगी, तो वो चीज क्या हो गई, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गई। मतलब यहाँ पे मेरी नॉलेज में ही नहीं है वो चीज, जिस टाइम मैं कॉन्ट्रैक्ट बना रही हूँ मेरी नॉलेज में ही नहीं है कि जिस चीज को मैं बेचना चाह रही हूँ तो ऑलरेडी खराब है। ठीक है, मान लीजिए मैं डील कर रही हूँ बेकरी प्रोडक्ट्स में, ठीक है, मेरे पास केक्स हैं, मैंने सोचा कि मैं बेच दूँ, मैं सामने वाले पर्सन को कह रही हूँ कि मैं केक्स बेचना चाह रही हूँ आपको, लेकिन जब मैं कॉन्ट्रैक्ट बना रही थी मुझे ये पता ही नहीं था कि जो केक्स हैं वो ऑलरेडी खराब हो चुकी है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वो वॉइड है। बट वो चीज मेरी नॉलेज में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये चीज बहुत जरूरी है, विदाउट द नॉलेज ऑफ सेलर। ठीक है, सेक्शन 8 क्या कह रहा है कि पैरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट। मैंने एग्रीमेंट टू सेल कर लिया कि मैं कुछ स्पेसिफिक गुड्स आपको बेचूंगा, एंड सब्सिक्वेंटली द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ सेलर और बायर पैरिश और become so damaged as no longer to answer their description in agreement before the risk passes to the buyer, the agreement is thereby void. अब मान लीजिए इसमें मैं आपको ईटेबल्स की ही बात करूंगी क्योंकि इतनी जल्दी बारिश तो ईटेबल्स ही हो सकती है। अभी आजकल बारिश का मौसम है, आपने कहीं सुना होगा, आपने अपने शहरों में सुना होगा कि कुछ लोग पापड़ वगैरह कुछ ऐसे बना के देते हैं ऑर्डर्स पे। तो मैंने एग्रीमेंट टू सेल किया कि मैं आपको एक पर्टिकुलर डेट तक, ठीक है, कुछ ऐसे ड्राई पापड्स वगैरह आपको बना के दे दूंगी। ठीक है, वो हो गया हमारा एग्रीमेंट टू सेल। लेकिन
क्योंकि अभी रेनी सीजन स्टार्ट हो गया, तो जिस टाइम तक मैंने बना लिए, लेकिन बनाने से पहले पहले ना तो मेरी गलती थी, ना सामने वाले पर्सन की गलती थी, सेलर की भी गलती नहीं थी, और सॉरी बायर की भी गलती नहीं थी, ना ही मैं सेल कर रही हूँ, ना ही मेरी गलती थी। लेकिन बारिश की वजह से वो सारे पापड़ जैसे मैंने ड्राई करने के लिए धूप में रखे थे, उन पे बारिश पड़ गई, वो सारे के सारे खराब हो गए। तो अब वहां पे फॉल्ट तो किसी पार्टी का नहीं है, लेकिन वो जिस डिस्क्रिप्शन में मैंने उनको देना था, और मैं वो इतने डैमेज हो चुके हैं कि मैं उनको दे ही नहीं सकती। तो वहां पे जब तक रिस्क पास हुआ ही नहीं, मतलब बायर के पास तो रिस्क पास हुआ ही नहीं, तो वहां पे जो एग्रीमेंट है वो वॉइडेड हो गया। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, सेक्शन 7 में टर्म यूज की है वॉइड, वो फ्रॉम द बिगनिंग वॉइड अब एन इशू है, वो पहले से ही यहाँ पे ये अवॉइडेड है। इस कॉन्ट्रैक्ट को हम बाद में भी कह सकते हैं कि हमने उसको फुलफिल में कर नहीं पाई या मेरी गलती नहीं थी, क्योंकि अगर मैं ऐसा कर रही हूँ कि इसको मैं प्रॉपरली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना के चलती, तो मुझे वहां पे सामने वाले पर्सन को डैमेजेस देने पड़ते। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बाद